फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर इंटरनेशनल लॉ के ऊपर सेशन बनाइए एंड हियर वी आर ब्रिंगिंग दिस इंटरनेशनल लॉ। दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ के अंदर पिछले 3 सालों में, दैट इज क्लैट के 2020, 21 और 22 3 सालों के पेपर में एक सेट आया था इंटरनेशनल लॉ का, विच इज इन 2022. ओके, सो दिस मेक्स अ सेंस for us to learn about it. Okay, ठीक है. In fact, we have made few videos already, but here we are bringing a new set of videos. So आज हम बात करने वाले basic principles of international law. We are going to talk about what is nature of international law. क्या वो binding है? ठीक है. क्या वो real law है? ठीक है. क्या law क्या बोलते हैं? अलग अलग jurist की definition क्या है इसके बारे में हम वो बात करेंगे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, दैट इज सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दैट व्हाट इंटरनेशनल लॉ कम्स फ्रॉम, क्या क्या विचारों से आते हैं. ठीक है, तो हम उसका वी कैन से स्कोप देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, हम देखेंगे उसके सोर्सेस ऑफ लॉ, एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉ. उसका मतलब क्या होता है और वो उसका बेसिस किस तरीके से डेवलप होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. आई एम श्योर आप सब लोगों ने अगेन से हमारा दिस हिंदू लॉ का सेशन देखा होगा, दैट इज सेशन नंबर 1. ओके, वी आर गोइंग टू ब्रिंग सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3 एंड सो फोर्थ. वी आर गोइंग टू कवर फुल पार्ट ऑफ इट एंड आई एम श्योर यू हैव आल्सो गॉन थ्रू आवर लॉ ऑफ क्राइम के मॉड्यूल्स. ठीक है दोस्तों, पूरा लीगल रीजनिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क. ओके, चलिए ग्रेट, लेट्स स्टार्ट विद दिस. So whenever you talk about international law, 2 names you have to remember. Okay, so as such nobody is going to ask those questions to you, take it directly in the examinations like CLAT, but there is a possibility in the examinations like ALAT is what they can ask. So who are those 2 people? One is called Jeremy Bentham. Jeremy Bentham was a very famous British jurist, and he was the first person to coin the term called international law. So that is Jeremy Bentham. While you can say the father of international law is known as Mr. Hugo Grotius. Okay, Mr. Hugo Grotius, he is the person who established all the principles, collected all the ideas, and thereby is known as father of international law. Okay, so now the big question is कि क्या इंटरनेशनल लॉ को रियल लॉ बोलेंगे? सो किस चीज को रियल लॉ बोलते हैं? लॉ की डेफिनेशन बोलती है कि लॉ इज अ कमांड कमिंग फ्रॉम अ सोवरेन. लॉ इज अ कमांड कमिंग फ्रॉम अ सोवरेन एंड इट इज एनफोर्स्ड बाय सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी. एक सोवरेन अथॉरिटी है, वो कमांड करती है और उसके पास एक सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी है जिसके द्वारा वो एनफोर्स करा जाता है. ठीक है, सो नाउ देर आर सर्टन इंटरनेशनल लॉज और देर आर मेनी ऑफ इंटरनेशनल लॉज, दे आर बेसिकली डू नॉट कम फ्रॉम अ सोवरेन कमांड. देयर इज नो सोवरेन बियॉन्ड अ कंट्री. ये सुनो भैया, कंट्री एक सोवरेन होता है, बाकी तो कोई सोवरेन है नहीं. ठीक है, सो दैट वे इंटरनेशनल लॉ को रियल लॉ बोलना इज अ बिग क्वेरी, इज अ बिग क्वेश्चन. इनफैक्ट देयर इज अ ह्यूज डाउट ऑन इट. ठीक है, सो इंटरनेशनल लॉ lacks this capacity of sovereignty and enforceability by the superior authority. कोई ऊपर वाली अथॉरिटी से ये इंप्लीमेंट होता नहीं है. ये सुनो, so in a way the international law lacks legislative machinery. कौन लॉ बनाएगा? ठीक है, नंबर 1 कौन एग्जीक्यूट करेगा, नंबर 2 कौन उसको इंटरप्रेट करेगा, नंबर 3 एंड कौन उसको सैंक्शन लगाकर इंप्लीमेंट करेगा. ये उसको लैक करता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ एक रियल लॉ नहीं है. बिल्कुल सही बात है ना. हाउएवर यू अंडरस्टैंड दैट आज का जमाना थोड़ा बदल चुका है. ठीक है, आज चाइना जब ताइवान के ऊपर अटैक करने की बात करता है तो एक बिग ब्रदर अमेरिका बोलता है कि अगर चाइना मतलब ताइवान और चाइवान हो गया, बट एनीवे अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, तो वी आर रेडी. ठीक है, सो इन अ वे अ कंट्री, ठीक है, इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इट्स ओन. इनफैक्ट जब ऐसा कोई सोवरेन पावर होता नहीं था, है ना,
इतिहास में, है ना, अगर हम देखें जब भी कोई सोवरेन पावर होता नहीं है तो ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ नोबल लोग ये सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं, एंड सम और द अदर वे दे ट्राई एंड फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स, और उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक दे ट्राई एंड इंप्लीमेंट दोज लॉज। Yes or no? और वहीं से ये शुरुआत हुई. So in a way, international law is not a real law. Some people are saying, oh, it is a real law, and they gave definitions for it. Okay, so there is someone called Mr. Holland Lawrence. He said international law is followed, it is enforced just like any positive law. Now, what is the meaning of positive law? Positive law means a law which says ये अच्छा है, ये बुरा है ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सुनो. सो विच इज डिराइव्ड, अ पॉजिटिव लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कस्टम और इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रेसिडेंट, just like a law is derived from customs or even a precedent. So therefore Hall and Lawrence, whatever they are saying, ठीक है, that is today applicable. Yes or no? जब इंडिया ने कहा कि हम से ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट बंद करेंगे तो WTO ने बोला ये गलत बात है, हमारे साथ जो अग्रीमेंट किया था उसके मुताबिक नहीं है, आपको कंपल्सरीली उसका एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. ये सुनो. सो ये जो लड़ाइयाँ होती है ना, that comes from some kind of international law and which is possibly enforced today, which is really okay. Frederick Pollock बोलता है for a law to exist, नोट किया जाए, for a law to exist there is only one condition, and what is that one condition? That it is there. अगर लॉ है तो लॉ है, सिंपल. Yes or no? अगर लॉ है तो लॉ है, ठीक है, and it is recognized by political community as binding on them, and international law satisfies this kind of condition. International law like on environment, है ना, is very important. दोस्तों आज के जमाने में, ठीक है, एनवायरमेंट रिलेटेड लॉ जो अलग अलग कंट्रीज बना के रखी है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दोज इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, और उन इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को आज एक पॉलिटिकल कम्युनिटी मानती भी है, उसको बाइंडिंग भी मानती है, एंड देयर बाय इंटरनेशनल लॉ सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये पक्का समझ में आता है कि हाँ लॉ तो है ना, एंड देयर बाय इट इज अ रियल लॉ. सो recognizing international law as a real law, ठीक है, or not, it obviously depends on what kind of definition you are going with. ठीक है, अभी ह्यूगो ग्रोटियस साहब ने कहा कि लॉ दो प्रकार के होते हैं. एक होता है नेचुरल, ठीक है, नेचुरली बरसों से लोग यही सही मानते हैं. जैसे नेचुरली क्या सही मानते हैं? दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड ऑफ, no one should be, you can say, judge in his own case. Such kind of natural laws are there जो everyone मानता है, ठीक है. Then comes positive law. पॉजिटिव लॉ दो तरीके के होते हैं. एक होता है डिवाइन जो भगवान ने मान के रखे हैं, और दूसरा ह्यूमन, आपने और मैंने बनाया, और हमने जो बनाया उसमें देयर आर लॉज ऑफ द नेशंस एंड लॉज विद इन द नेशन. ठीक है, सो जो लॉ विद इन द नेशन है, विच आर द लॉ विच आर लोकल लॉ, or which are the law made by, you can say, a country. So the law of nations are there which are known as international law, and thereby this gentleman is known as father of international law. ठीक है, very very important part. So अब हम definition पे आते हैं. Once we know the background कि ये real law है या नहीं, उसके बारे में जो debate है, क्या यूनाइटेड नेशन अपने आप को implement करा पा रहा है कि नहीं, अगर उसका sanction है नहीं, वो किसी के सामने अपना काम नहीं करवा सकता, तो उसकी जरूरत क्या है, उसका background आपको समझ में आया होगा. Yes or no? Now we go and understand the definition. Let us understand those words. ठीक है, इन डेफिनेशन में क्या चीजें बोली गई है और जिसकी वजह से you can say हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं. प्रोफेसर L. Oppenheim, J.L. Bradley and Gary define law of nations or international law is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other. So that means a civilized state A is working with another civilized state B. So A
इज वर्किंग विथ बी, सो उनके बीच में जो कन्वेंशनल रूल है, उनके बीच में जो कस्टमरी रूल है, उसको इंटरनेशनल लॉ बोला जाएगा. सो दैट मीन्स वन इंपॉर्टेंट, you can say, group of organization, one important group of international organizations which are missed out, like United Nation. भाई यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे कोई गणित ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सिविलाइज स्टेट, दे आर इंस्टीट्यूशन पर से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट WTO, इफ यू टॉक अबाउट IMF, ठीक है, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें गिना जाएगा? भैया इन लोगों की डेफिनेशन के मुताबिक तो नहीं. हाउएवर रॉबर्ट जेनिंग एंड सर आर्थर वॉट ने अपना डेफिनेशन दिया कि भैया ऊपर वाला जो डेफिनेशन है ओपन एम का, है ना, वो तो है ही, प्लस द स्टेट्स are not only subject matter of international law but international organizations and to some extent individuals like you and me. ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा जब हमने कल बात करी थी हिंदू लॉ के अंदर हमने बोला था बेसिक यूनिट as per Hindu law, as per our Vedas the basic unit of Hindu law is basically a family. उसका हेड था गृहपति. ठीक है, now when we talk about international law, what is a basic unit of international law? So they have added, these people added basic unit as an individual. So that means there is a country, there is a political, you can say, authority, they are dealing with an individual. That individual has a right against those state, and that's why those kind of adhikar, those kind of rights are provided to that person by this definition. So international law also says that how an international organization is dealing with a country or a country is dealing with an individual. ठीक है, so that is known as, you can say, international law. Whatever the rules, regulations working between them is terming as international law. ठीक है, श्वार्ज़ेनबर्गर ने अपना डेफिनेशन दिया, बड़ा मजेदार सा डेफिनेशन दिया, काफी ब्रॉड था. इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच अप्लाई बिटवीन सोवरेन स्टेट्स and such other entities as have been granted international personality. अब आप इसको समझ सकते हैं कि काफी ब्रॉड डेफिनेशन दे दिया. क्या डेफिनेशन हुआ? इट्स अ लीगल रूल बिटवीन टू बॉडीज. विच आर दोज बॉडीज? वन is a sovereign state, other is such other entities that have been granted international personality. Now what do you mean by international personality? So if you talk about United Nations, it is an international personality and it is sovereign in its own. So there is a sovereign state called India and there is UN. They have a relationship between them, and how are they governed, and that is defined by, you can say, international law. Valid. क्या एक इंडिविजुअल को सोवरेन माना जाएगा? बिल्कुल, एक इंडिविजुअल को सोवरेन माना जाएगा. हाँ, माना जा सकता है. एक इंडिविजुअल और एक सोवरेन स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, दे मे ऑल्सो फॉलो अंडर दिस कैटेगरी. यस और नो? सो आई बिलीव इसका जो एक्सपांशन होगा, ठीक है, इस विचार का इन अ फ्यूचर विल बी, यू कैन से, वेरी इंपॉर्टेंट. श्वार्ज़ेनबर्गर की जो डेफिनेशन है, उसका जो फ्यूचर का जो इंटरप्रिटेशन होगा, आई बिलीव इट इज गोइंग टू बी वेरी ब्रॉड. सो दैट मीन्स इन फ्यूचर एन इंडिविजुअल विल बी हैविंग अ रिलेशनशिप विद अ स्टेट, एंड उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसी के द्वारा इंटरनेशनल लॉ डिफाइन होगा. यस और नो? सो आई बिलीव दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू कम. ठीक है, बड़ा मजेदार सा मुद्दा है, इसको समझना. ठीक है, एंड देयर बाय if I talk about what is the nature of international law, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर ये है कि भैया एक तरीके से देखा जाए तो उसका नेचर ये है कि किस तरीके से दो कंट्रीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो उसके बारे में बात हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में फ्लड आया. कहां पे फ्लड आया? पाकिस्तान में फ्लड आया. पाकिस्तान के PM ने डिमांड किया दैट वी नीड climate reparation, we need payment from the countries which are developed countries. और उनकी वजह से ठीक है, हमारे यहाँ पे दिक्कतें बढ़ रही, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए और हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ. we need money from those people in the name of climate reparation. ये लोग, है ना,
ये जो पाकिस्तान के पीएम जो डिमांड कर रहे हैं और इसी तरीके से द ग्लोबल साउथ इस क्लाइमेट रिपरेशन का डिमांड कर रहा है, क्या वो डिमांड जस्टिफाइड है? तो इन नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोलता है कि हाँ भाई, है ना, बिल्कुल सही है, बिकॉज इट इज अ लॉ. ओके, सो आज के जमाने में अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लेजिस्लेशन आर क्रिएटेड थ्रू ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड दे आर बाइंडिंग, ठीक है, ऑन द मेंबर स्टेट्स. इनफैक्ट पाकिस्तान ने जो डिमांड करा है, अगर ये डिमांड आगे जाकर बढ़ गया और लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया और कन्वेंशन हो गया तो पक्का ही हो जाएगा. स्टेट्स कंसिडर देमसेल्व्स बाउंड बाय दिस लेजिस्लेशन. सम इंटरनेशनल कम्युनिटीज और यूनाइटेड नेशन आर ऑल्सो, you can say, believe that it is binding on them, it is binding on their member states, and if someone violates, ठीक है, they can take action against, you can say, violators. ठीक है, so the international law is a real law. ठीक है, obviously it is a weaker law than the local laws. It is weaker law than the law of the nation, but however it is a law. So why it is called weaker? Because it is not very effective and efficient as municipal law. So your local laws are very effective. They can be implemented in a big way. There are people who can implement it. There are system available, ठीक है, and they are very efficient. बहुत तेजी से बन जाएगा और तेजी से बनने के बाद तेजी से implement हो जाएगा. However, international law cannot be made very fast. International law is binding only if the state agrees to it first. स्टेट अपने आप में सोवरेन है. स्टेट माने ही नहीं, क्या मानते ही नहीं है ये लॉ को, हम क्या करें? हम उस कन्वेंशन के, उस ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं है, तो हम क्यों माने इस बात को? जैसे एक रेफ्यूजी रिलेटेड एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ इट, तो हम मानते ही नहीं उनकी बात. ताकि हम एनआरसी करवाकर लोगों को फोर्सफुली बाहर निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं. एब्सेंस ऑफ रियल पावर फॉर द कोर्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल टू एनफोर्स दिस डिसीजन इज अ बिग क्वेश्चन. हमारे पास ICJ अवेलेबल है, हमारे पास ICC अवेलेबल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, but they don't have a real power to implement their decision. Just like you can say in मतलब if we talk about India, तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर अपना कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करवाना चाहे, दे कैन डू इट. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के द्वारा. कैसे कर सकते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के द्वारा. ठीक है, जो यहाँ पे कोई भी कोर्ट के पास वैसा पावर नहीं है. Yes or no? So that's why it is termed as a weak law. But anyway, ठीक है, हमें समझना है कि भैया क्या नेचर थी उसकी. हमने समझा उसकी डेफिनेशन. अब हम समझेंगे कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है उसके सोर्सेस क्या है. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल लॉ? सो फॉर दैट वी हैव टू गो टू आर्टिकल नंबर 38 which says that there is a statute of International Court of Justice which enlists, you can say, this 4 sources. There are more than this. ये 4 sources और इसी ऑर्डर में है. सबसे पहले आप देखेंगे कन्वेंशन क्या है. ठीक है, कन्वेंशन इज अ ट्रीटी, इज अ स्टैट्यूट, इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 इंटरनेशनल बॉडीज. यस और नो? सो फॉर एग्जांपल इंडिया और फ्रांस के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा. फिर आएगा आपका कस्टम. ठीक है, कि भैया कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है, व्हाट इज अ प्रैक्टिस फॉलोड बाय द स्टेट्स. अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं. फिर आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर. ठीक है भाई, जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, लोग किसको फॉलो करते हैं और जुडिशियल डिसीजन इसके पहले अगर हुआ तो क्या है, या कोई क्वालिफाइड जूरिस्ट है उन्होंने अपनी कोई टीचिंग बताई उसके मुताबिक क्या होगा, है ना. सो दिस आर द ऑर्डर्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ लॉ. ठीक है, एक एक करके अगर हम समझे तो ये हमारे पास एक से 5 ट्रेडिशनल सोर्सेस है. 3 प्रिंसिपल सोर्सेस. 1 is the treaty convention, second is a customary law, third is a general principle, and then comes judicial decisions, and then writing of the most and highly qualified, you can say, jurist. So international convention क्या होता है? International convention, ठीक है, are basically a written agreement between 2 or more group of countries. It is more like a treaty, it is more like a protocol. ठीक है, protocol, ठीक है, is a method for alteration of a treaty. So when you have an, you can say, convention, फिर आपने उसमें प्रोटोकॉल डाल दिया, which is okay. ठीक है, तो पहला
प्रेफरेंस किसको मिलेगा? व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू टू कंट्रीज, उन दो कंट्रीज के बीच में कोई कन्वेंशन, कोई ट्रीटी, कोई प्रोटोकॉल, कोई अग्रीमेंट है या नहीं, ये सबसे पहले चेक होगा। ये सुनो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे वियना कन्वेंशन ने बताया ट्रीटी क्या होती है। ट्रीटी इज एन अग्रीमेंट whereby two or more states establish or seek to establish a relation between them governed by certain international law. So let's say there are two countries, they carry out some kind of agreement between them saying that हम आपके साथ इस तरीके से बिजनेस करेंगे which will be acceptable. ठीक है, ओके। सो समझ में आया वियना कन्वेंशन जो डिफाइन करता है कि ट्रीटी और कन्वेंशन चलता कैसे है। ये सुनो, सिमिलरली आर्टिकल नंबर 3 टॉक्स अबाउट देयर आर अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ सच एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दे कैन ऑल्सो हैव अ पावर टू कंक्लूड अ ट्रीटी। नॉट ओनली टू कंट्रीज हैव अ पावर टू डू अ ट्रीटी, but there are certain international organizations, ठीक है, they have a power to carry out a treaty. For example, United Nation has a framework convention on climate change. That is possible. Yes or no? Then second रंग पे आता है आपका international convention. And what is international convention? Sorry, international customs. What are international customs? Customs are something which is followed as a general practice. जनरल प्रैक्टिस की तरीके से देशों में चलता है। उसके लिए दो कंडीशन है। पहला, देयर शुड बी सफिशिएंटली यूनिफॉर्म स्टेट प्रैक्टिस। भैया कंडीशन नंबर 1 कि आप जो कस्टम के बारे में बात करते हो वो एक तरीके से यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना, एंड दैट इज अ स्टेट प्रैक्टिस होना चाहिए जो लोगों को पता होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ बिलीफ दैट सच प्रैक्टिस इज ऑब्लिगेटरी। चॉइस पे नहीं है, अपनी मर्जी पे नहीं है, ठीक है, इट इज एन ऑब्लिगेटरी। एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी हमें करना पड़ेगा, ये विचार होना चाहिए, ठीक है। सो एनी प्रैक्टिस विच इज ऑब्लिगेटरी इट इज नोन एज ओपिनियो ज्यूरिस। ओके, ओपिनियो ज्यूरिस। सो यू मे वंडर दैट सर कैन यू एक्सप्लेन अस वन मोर टाइम व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन यूसेज एंड कस्टम? हाउ डू वी से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अ कस्टम? Usage is an international habit which has not taken a form of a law. Custom, which is a usage which has taken a force of law, that is called custom. समझ आया आपको? Yes or no? ठीक है. So what is a custom here? A very simple thing. Custom will be very simple. I give you an example here. ठीक है. You have heard about, you can say, रामायण के अंदर सुना था आपने कि हनुमान जी, ठीक है, रावण की कोर्ट में गए थे और रावण ने उसको सजा देने का बोला था कि मैं इसको मार डालता हूं, ठीक है। विभीषण ने उनको याद दिलाया दैट इट इज इंटरनेशनल कस्टम दैट यू मस्ट गिव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी टू हनुमान जी। क्या देना चाहिए? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। What is the meaning of diplomatic immunity? That a diplomat, ठीक है, is immune from any kind of punishment. हनुमान जी को, ठीक है, कोई सजा नहीं मिली। क्यों सजा नहीं मिली? क्योंकि उनको इम्यूनिटी थी। Yes or no? I think this is very clear. And then there are general principles of law which are accepted by any civilized nations. है ना? Example is no man can be judge in his own case. Yes or no? कोई भी आदमी अपने केस का जज नहीं होगा, विच इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर आता है पैक्टा संत सर्वांडा। पैक्टा संत सर्वांडा, इट सेज व्हेन अ ट्रीटी इज साइंड बिटवीन टू कंट्रीज, दिस ट्रीटी इज फाइनल, ठीक है, उसी को एक्सेप्ट करना है और कोई चीज नहीं। Then right to defense, res judicata, ठीक है, when the particular you can say case has been already established, ठीक है, अगर उसको clear cut establish कर चुका तो उसको मानना पड़ेगा। And there is a prescription, and there are prescription coming from the general principle for a civilized nation कि इसको इस तरीके से करना चाहिए। Yes or no? So that is how the idea is. And then judicial decision and juristic work. So judicial decisions subject to
provision of article number 59 of ICJ. We will study that अभी 2 मिनट में. And then subsidiary part. Subsidiary क्या 2 मिनट में बात करते हैं. पहले आर्टिकल नंबर 59 ऑफ ICJ क्या बोलता है. It says that the decisions, नोट किया जाए, judicial decisions of a court shall not have any binding force except for the parties of the case only for that particular matter. Okay, so इंडिया में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई पर्टिकुलर केस में जजमेंट दे दिया, तो अगर ऐसा सिमिलर सिचुएशन बाद में कभी क्रिएट हुआ तो लोअर कोर्ट बोलोगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था फलाने केस के मुताबिक और वही फाइनल है. ठीक है. आईसीजे के लिए ऐसा नहीं है. आईसीजे ने श्रीलंका के ऊपर कोई केस किया, उसमें कोई जजमेंट दिया, नाउ दैट कैन नॉट बी बाइंडिंग ऑन सीरिया, दैट कैन नॉट बी बाइंडिंग ऑन इजराइल, दैट कैन नॉट बी बाइंडिंग ऑन अजरबैजान. कोई नहीं होगा. Yes or no? So ICJ did not adopt the doctrine of precedent. It did not adopt stare decisis. नहीं लिया उन्होंने. ठीक है, ये ध्यान रहे. And then comes what is judicial decision? ठीक है, judicial decision are the uniform decisions for a local court, for the municipal law, for a nation's law, और वो एक तरीके से derive होते हैं from stare decisis. But they can serve as an evidence in the international custom कि भैया इंडिया जैसे देश के अंदर है ना, कभी जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर बात करें है ना, ब्रोकन राइस हमने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया. ठीक है. नाउ इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे कस्टम है कि वेलफेयर स्टेट का काम करेंगे हम, है ना, लोगों के लिए भले के लिए काम करेंगे, और बरसों से हम यही चला रहे हैं. तो हमको WTO में जाकर बोल सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि लोगों का भला हो, हमारे देश का भला सबसे पहले हो, और इसकी वजह से ब्रोकन राइस हम बाहर बेचेंगे नहीं. ज्यूरिस्टिक वर्क क्या होता है? ज्यूरिस्टिक वर्क आर बेसिकली द वर्क ऑफ फेमस ज्यूरिस्ट एंड दे डिसाइड कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो दैट इज सब्सिडरी एस्पेक्ट होते ही है. ठीक है, विच आर कमिंग फ्रॉम एन इनडायरेक्ट वे, है ना, इन अ सब्सिडरी वे. यू एड दिस इंफॉर्मेशन विथ योर पर्टिकुलर सिचुएशन एंड देन यू से कि ये अप्लाई होगा, और हमें लगता है कि इसका ये तरीके से जजमेंट आएगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. सो दिस वॉज अ बेस ऑफ इट. ओके, दिस वॉज बेसिक. ओके, है ना. हम अब इसके ऊपर बात करेंगे ट्रीटीज क्या होती है, ट्रीटीज की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे मोनिज्म एंड ड्यूअलिज्म क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से अप्लाई होता है. अगर हम मोनिज्म की तरीके से देखें, हम ड्यूअलिज्म की तरीके से देखें तो कैसे अप्लाई होगा, ये हम अगले कुछ सेशंस में समझेंगे. I hope it is very clear to everyone. Great. Thank you very much for watching this, and if you like this, don't miss out to subscribe our channel. ठीक है, and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, thank you. Have a good day.